1931 का वो साल जब केवल 23 साल के भगत सिंह देश के लिए सूली पर चढ़ गए। जब कभी भी भगत सिंह की शहादत की बात होती है तो महात्मा गांधी की चर्चा जरूर आ जाती है, खासकर उनकी भूमिका को लेकर। भगत सिंह के फांसी से दुखी कई लोगों ने महात्मा गांधी को जिम्मेदार ठहराया। इसके साथ ही यह दलील दी गई कि गांधी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुक सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उस वक्त भी लोगों ने महात्मा गांधी की आलोचना की थी और वर्तमान दौर में भी गांधी के आलोचक इसी विषय को लेकर, उनकी और स्वतंत्रता को लेकर उनकी लड़ाई की आलोचना करते हैं। लेकिन क्या सच में महात्मा गांधी भगत सिंह की फांसी नहीं रोकना चाहते थे? इस विषय को लेकर सालों से चली आ रही बहस को तथ्यों के साथ समझने की कोशिश करते हैं। पूर्ण स्वराज को लेकर गांधी और भगत सिंह के रास्ते बिल्कुल अलग थे। गांधी अहिंसा को सबसे बड़ा हथियार मानते थे और उनका कहना था कि आंख के बदले में आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगी, जबकि भगत सिंह का साफ मानना था कि बहरों को जगाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी। उनकी फांसी के लिए 24 मार्च 1931 की तारीख तय की गई। कोर्ट ट्रायल और भूख हड़ताल की वजह से भगत सिंह और उनके साथी युवाओं के बीच में काफी लोकप्रिय हो गए थे। 1931 में जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी, तब तक उनका कद भारत के सभी नेताओं की तुलना में अधिक हो गया था। पंजाब में तो लोग महात्मा गांधी से ज्यादा भगत सिंह को पसंद करते थे। क्या सच में महात्मा गांधी ने नहीं की फांसी रोकने की कोशिश? 17 फरवरी 1931 को गांधी और इरविन के बीच बातचीत हुई। इसके बाद 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच समझौता हुआ। इस समझौते में अहिंसक तरीके से संघर्ष करने के दौरान पकड़े गए सभी कैदियों को छोड़ने की बात तय हुई, मगर राजकीय हत्या के मामले में फांसी की सजा पाने वाले भगत सिंह को माफी नहीं मिल पाई। भगत सिंह के समर्थक चाहते थे कि गांधी इस समझौते की शर्तों में भगत सिंह की फांसी रोकना शामिल करें, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे की वजह यंग इंडिया अखबार में लिखे लेख में बताई गई। उन्होंने लिखा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी मुझसे सहमत थी। हम समझौते के लिए इस बात की शर्त नहीं रख सकते थे कि अंग्रेजी हुकूमत भगत, राजगुरु और सुखदेव की सजा कम करे। मैं वायसराय के साथ अलग से इस पर बात कर सकता था। गांधी ने वायसराय से 18 फरवरी को अलग से भगत सिंह और उनकी साथियों की फांसी के बारे में बात की। इसके बारे में उन्होंने लिखा, मैंने इरविन से कहा कि इस मुद्दे का हमारी बातचीत से संबंध नहीं है। मेरे द्वारा इसका जिक्र किया जाना शायद अनुचित भी लगे, लेकिन अगर आप मौजूदा माहौल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सजा खत्म कर देनी चाहिए। गांधी ने भगत सिंह की फांसी रोकने के लिए कानूनी रास्ते भी तलाशने शुरू किए। 29 अप्रैल 1931 को सी विजय राघवाचारी को भेजी चिट्ठी में गांधी ने लिखा, इस सजा की कानूनी वैधता को लेकर ज्यूरिस्ट सर तेज बहादुर ने वायसराय से बात की, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं निकला। गांधी के सामने बड़ी परेशानी ये थी कि ये क्रांतिकारी खुद ही अपनी फांसी का विरोध नहीं कर रहे थे। गांधी एक कोशिश में थे कि भगत सिंह और उनके साथी एक वादा कर दें कि वो आगे हिंसक कदम नहीं उठाएंगे। इसका हवाला देकर वो अंग्रेजों से फांसी की सजा रुकवा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भगत सिंह को फांसी दिए जाने के बाद गांधी का विरोध। भगत सिंह की फांसी से नेताजी और महात्मा गांधी में बढ़ा था विवाद। वायसराय ने अपनी किताब में किया उल्लेख, भगत सिंह की फांसी की सजा माफ कराने को लेकर गांधी जी के प्रयासों पर उठते सवाल और उसके बचाव में कुछ दिए गए तर्कों से इतर इस विषय पर मौजूद रिसर्च के आधार पर यह कहा जा सकता है कि फांसी के दिन से पहले गांधी और वायसराय के बीच जो चर्चा हुई उसमें भगत सिंह की फांसी के मुद्दे को गांधी जी ने गैर जरूरी माना, लेकिन इसके साथ ही गांधी जी ने वायसराय को अपनी पूरी शक्ति लगाकर समझाने का दबाव बनाया हो। इस तरह के सबूतों को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। अब एक सवाल जो सीधा सीधा आपसे, हमसे और इस देश के राजनेताओं से कि क्या अगर भगत सिंह को फांसी नहीं हुई होती तो भी क्या वो हमारे लिए इतनी ही अहमियत रखते? ये सवाल कचोटने वाला जरूर है, लेकिन पूछा जाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नेशनल असेंबली में बम फेंकते समय भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त भी थे। अंग्रेजी सरकार ने उनको उम्र कैद की सजा सुना दी और अंडमान निकोबार की जेल में भेज दिया, जिसे काला पानी की सजा भी कहा जाता है।
देश आजाद होने के बाद बटुकेश्वर दत्त भी रिहा कर दिए गए, लेकिन दत्त को जीते जी भारत ने भुला दिया। इस बात का खुलासा नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित किताब बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के सहयोगी में किया गया। बटुकेश्वर दत्त ने एक सिगरेट कंपनी में एजेंट की नौकरी कर ली। बाद में बिस्कुट बनाने का एक छोटा कारखाना भी खोला, लेकिन नुकसान होने की वजह से इसे बंद कर देना पड़ा। भारत में उनकी उपेक्षा का एक किस्सा इस किताब में दर्ज है। जब बसों के लिए परमिट बनवाने के लिए आवेदन देने गए, बटुकेश्वर दत्त से स्वतंत्रता सेनानी होने का सबूत मांगा गया और स्वतंत्रता सेनानी होने का प्रमाण पत्र लाने को कहा गया। अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में लगे बटुकेश्वर दत्त 1964 में बीमार पड़ गए। उन्हें गंभीर हालत में पटना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनको इस हालत में देखकर उनके मित्र चमनलाल आजाद ने एक लेख में लिखा कि क्या दत्त जैसे क्रांतिकारी को भारत में जन्म लेना चाहिए। परमात्मा ने इतने महान शूरवीर को हमारे देश में जन्म देकर भारी गलती की है। खेद की बात है कि जिस व्यक्ति ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्राणों की बाजी लगा दी और जो फांसी से बाल बाल बच गया, वह आज नितांत दयनीय स्थिति में अस्पताल में पड़ा एड़ियां रगड़ रहा है और उसे कोई पूछने वाला नहीं है। अखबारों में इस लेख के छपने के बाद सत्ता में बैठे लोग मदद के लिए आगे आए। 20 जुलाई 1965 की रात 1:50 पर भारत के इस महान सपूत ने दुनिया को अलविदा कह दिया।